नमस्कार है आप सभी को और सबका स्वागत है हमारी क्लास में। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास की अगली कड़ी। इस बुक से हम लोग मैं आपको बता दूं कि पिछली 5 क्लासेस हो चुकी हैं और आज ये क्लास नंबर 6 आप लोग देखेंगे। इससे पहले मैंने इसके प्रकरण 2 पढ़ चुके थे और प्रकरण 3 अभी मैं ये अपभ्रंश काव्य को लेकर चल रही थी, जिसमें पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि हमने बीसल देवरासों के बारे में जाना था। और आज की क्लास में मैं शुरुआत कर रही हूँ चंद्र बरदाई जी कृत पृथ्वीराज रासों के बारे में। तो पहले चलिए देख लेते हैं शुक्ल जी ने इनके बारे में क्या लिखा है। देख पा रहे हैं आप लोग, चंद्र बरदाई संवत 1225 से 1249 ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। घोषित कर दिया है इन्होंने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। देख लीजिए, शुक्ल जी ने बता दिया है कि ये अंतिम हिंदू सम्राट थे। ठीक है, महाराज पृथ्वीराज के सामंत थे और राजकवि के रूप में प्रसिद्ध थे। ये बोल मैं रही हूँ, सब लिखा हुआ है शुक्ल जी के द्वारा, तो कथन उनके हैं। सबसे पहले क्लास के शुरू में ही मैं उनको प्रणाम करती हूँ शुक्ल जी को। और चलिए अब उनके शब्दों को मैं अपनी वाणी देती हूँ। आगे बताते हैं, इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासों के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। वेरी इंपॉर्टेंट, इनके गोत्र कभी कभी पूछ लिया जाता है। चंद्र बरदाई जी कहाँ के, किस गोत्र के थे? जगात। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था। जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था, इनका और एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार छोड़ा भी। तो एक ही दिन पैदा हुए थे पृथ्वीराज जी और चंद्र बरदाई जी, और एक ही दिन इन लोगों की मृत्यु भी हुई। इतने परम मित्र थे दोनों। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था। ये एक प्रश्न आ चुका है कि चंद्र बरदाई जी की कुल देवी कौन थी? तो ये जालंधरी देवी थी, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। मतलब अधिकांश समय चंद्र बरदाई जी पृथ्वीराज जी के साथ ही रहते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। देख लीजिए, शुक्ल जी ने माना है कि पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बड़ा ग्रंथ है, बहुत बड़ा, जिसमें 69 समय सर्ग या अध्याय हैं। ये प्रश्न भी आता है कितने समय है इसमें? सर्ग का नाम, अध्याय का नाम, इसमें समय दिया गया है, 69 है। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। तो उस समय जितने भी छंद चलते थे लगभग सभी का इसमें प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद है कवित, जो छप्पे के नाम से जाना जाता है। दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्य, ये सारे छंद इसमें प्रमुख रूप से प्रयोग हुए हैं। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया है, तो वैसे ही रासों के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जल्हड़ द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। बहुत से ऐसे साहित्यकार हुए हैं बाद में भी कि उनकी अपूर्ण रचना को उनके, कहना चाहिए, उत्तराधिकारियों के द्वारा पूर्ण किया गया। तो अभी हमने देखा इन्होंने किसका उदाहरण दिया है? कादम्बरी। कादम्बरी जो ग्रंथ है उसके बारे में प्रसिद्ध है कि उसका अगला जो पिछला भाग था, बाद वाला भाग, उनके पुत्र ने पूरा किया। तो अब यहाँ पे रासो के बारे में भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो का उत्तर वाला भाग, बाद वाला भाग, उनके पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हड़ के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जल्हड़ के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है। ये जो दोहा है बहुत प्रसिद्ध है, आता है बार बार। पुस्तक जल्हन हथ दे, चली गज्जन निपकाज,
रघुनाथ चरित हनुमंत कृप भूप भोज उदरिय जिमि। पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंदनन उदरिय तिमि। ये दोहा प्रसिद्ध है, खास करके ये वाली पंक्ति। ठीक है। पृथ्वीराज में आबू के युद्ध यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राज स्थापन से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। पूरी कथा कहानी यहाँ पे 2 लाइन में आपको बता दी कि आबू के यज्ञ कुंड से जो 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति हुई थी, उसके बाद चौहान लोगों ने अजमेर में अपना राज्य स्थापित कर लिया था और उसके बाद पृथ्वीराज को जब पकड़ा गया और उनकी मृत्यु तक का वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। ध्यान से सुन लो, आपको पूरा ग्रंथ इसी पैराग्राफ में समझ में आ जाएगा। देखिए, पृथ्वीराज कौन थे? अजमेर के चौहान राजा थे सोमेश्वर, उनके पुत्र थे और अर्णोराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुवर मतलब तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ, मतलब इनकी मम्मी से पृथ्वीराज की। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। तो इनकी माता जी पृथ्वीराज की 2 बहनें थीं। ठीक है, दोनों बहनों के नाम थे सुंदरी और कमला। तो इनकी माता पृथ्वीराज की माता थी कमला और जयचंद जो इनके मौसेरे भाई हुए उनकी माता थी सुंदरी। उनका विवाह किससे हुआ था? कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। दिल्ली और कहना चाहिए राजस्थान मिला हुआ ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये राजस्थान से जो राज्य की सीमा कहाँ तक लग गई? अब दिल्ली तक आ गई। अनंगपाल जी ने क्योंकि गोद ले लिया था पृथ्वीराज जी को, तो अब एक ही हो गया, दिल्ली और अजमेर मिला के। अब भाई ये बात जयचंद जी को अच्छी नहीं लगी, वो भी तो नाती ही थे, उनको भी गोद ले सकते थे, आधा राज्य उनको भी दे सकते थे। तो ये अनंगपाल जी ने लड़ाई की शुरुआत की, ठीक है, इनके नाना जी ने। तो जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। कौन सा यज्ञ किया? राजसूय यज्ञ, जो हम रामायण में भी देखते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही यज्ञ के साथ उसने घोषणा की कि मैं अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर भी करूंगा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। अब ये द्वेष तो अंदर से था ही, पृथ्वीराज नहीं पहुंचे, तो इन्होंने चिढ़कर एक सोने की मूर्ति बनवा दी पृथ्वीराज को की और वहाँ पे द्वार पे रखवा दी द्वारपाल के रूप में। अब ये देखो मौसेरी बहन लगेगी, लेकिन पहले राजाओं में सब चलता था, भाई क्या कहा जाए। संयोगिता उनकी मौसी की पुत्री थी ना, लेकिन ये दोनों आपस में प्रेम भी करते थे। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह जयमाल लेकर रंगभूमि में आई तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा किनारे के महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गंधर्व विवाह किया और अंत में वे उसे हर कर ले गए। पहले बहुत हरण होता था कन्याओं का, संयोगिता का भी हरण हो गया, उनकी सहमति से हुआ, पृथ्वीराज जी लेकर चले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में ही उनका समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा का उन्हें ध्यान न रह गया। बल का बहुत कुछ ह्रास तो जयचंद तथा और राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देखकर शहाबुद्दीन चढ़ाया। अभी देखिए आपसी ये एक तरह की पारिवारिक कलह थी, इसका फ़ायदा उठाया तीसरे पर्सन ने, शहाबुद्दीन ने। ये उसके ऊपर चढ़ाई कर दी पर हार गया, पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी विडंबना रही है। क्षमा जिसको मिलनी चाहिए उसको नहीं देनी चाहिए, मतलब कि जो उसके योग्य है ना उसी को देनी चाहिए। कपटी लोगों को क्षमा दोगे तो क्या होगा? फिर से आक्रमण करेगा। 1 मिनट ना, बैटरी लो का वो आ रहा है। चलिए चार्जिंग में लगा दिया है मैंने, अब डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मैं कह रही थी कि क्षमा ना उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जो उसके पात्र हों। कपटी लोगों को, धूर्त लोगों को क्षमा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, लेकिन पृथ्वीराज ने यही भूल की और उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। ठीक है, यही अंजाम हुआ बार बार क्षमा करने का। कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी पहुँचे। एक दिन चंद के इशारे पर
पृथ्वीराज ने शब्द को बेधने वाला बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैठ का कारण यह लिख गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था। ये उसने अपना कारण बताया क्यों पृथ्वीराज से वो क्या कहते हैं बैर रखता था। उसके यहाँ की एक सुंदरी थी, उस पर वो आसक्त था, जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हारकर पृथ्वीराज के पास भाग आए। वो सुंदरी और जो उनका वो था हुसैन शाह, ये दोनों शहाबुद्दीन से बचकर पृथ्वीराज के यहाँ शरण मांगने आए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी बैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी हैं। तो ये थी बच्चों पृथ्वीराज रासों की कहानी। आपने देखा कि पृथ्वीराज ने जो संयोगिता का हरण किया उसकी वजह से जयचंद से उनकी दुश्मनी हुई और इधर इन दोनों की दुश्मनी का फ़ायदा उठाया शहाबुद्दीन ने, और आखिरकार में जी कवि जो चंद्रबरदाई थे इनकी सहायता से शब्द बेदी बाण इन्होंने चलाया, जिससे शहाबुद्दीन की भी मृत्यु हो जाती है और बाद में ये दोनों एक दूसरे को भी मार देते हैं। और लड़ाई की वजह बस इतनी थी कि इन्होंने शरणागत की रक्षा की थी। ठीक है, चलिए, तो बहुत एक ही विवाह नहीं किया, तो उन्होंने बहुत सारी राजकन्याओं के साथ विवाह किया था। ये रासों में भरा हुआ है। अब आगे शुक्ल जी कहते हैं, ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों में दिए हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों को पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। तो बच्चों महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न आता है कि पृथ्वीराज रासों को जाली ग्रंथ कौन मानते हैं। तो बहुत से आलोचक मानते हैं, जिनमें एक रामचंद्र शुक्ल भी प्रमुख हैं। और हम सब जानते हैं कि शुक्ल जी ने जो अवधारणा स्थापित कर दी तो वो कर दी। एक तरफ तो खैर ये कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और चंद्रबरदाई जी प्रथम कवि हैं। दूसरी ओर ये इस ग्रंथ को ही जाली भी घोषित करते हैं, है ना, विरोधाभास है। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। भाटों जो राजमहल में गाते थे, पृथ्वीराज की राजमहल में गाते थे, गा गा कर राजाओं की वो करते थे, वीरता का वर्णन करते थे। भाटों एक कह सकते जाति होती थी जो गा के अपना जीवन यापन करती थी, भाट जिसे कहा जाता है। पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा है जो पूरा नहीं मिलता है। तो उनमें एक बच्चों कश्मीरी कवि भी थे, वो भी राजसभा के कवि थे, जयानक। उनका ग्रंथ का नाम है, उनके ग्रंथ का पृथ्वीराज विजय, जो अधूरा है। उसमें दिए हुए संवत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है, जिसका समर्थन झांसी के शिलालेख से भी होता है। अपनी बात के ये देखो आधार दे रहे हैं, किस किस उन्होंने क्या कहना चाहिए आधार पे ये बातें कही हैं कि नकली ग्रंथ है। तो उन्होंने बताया कि इनकी माता का नाम कर्पूर देवी उस ग्रंथ में लिखा है, जो कि सही साबित होता है। ऐतिहासिक खोज के अनुसार ये ठीक है। ठीक है, एक झांसी में शिलालेख मिला है जिसमें इस बात की पुष्टि होती है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रमाणिक और समसामयिक रचना है। उक्त कौन सा ग्रंथ हो रहा है बच्चों? जो ये वाला ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, इसके बारे में कह रहे हैं। ये समसामयिक है और ये कहना चाहिए सही भी है, जाली नहीं है, प्रमाणिक ग्रंथ है। उसके तथा हम्मीर महाकाव्य आदि कई प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और पृथ्वीराज का अपने समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। इसी प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिनमें वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है।
आगे बताते हैं शुक्ल जी कि चंद ने पृथ्वीराज का जन्म काल संवत 1115 में दिल्ली, मतलब इनका जन्म काल माना है 1115 में, दिल्ली गोद जाना 1122 में, कन्नौज जाना 1151 में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध 1158 में लिखा है। पर शिलालेखों और दान पत्रों में जो संवत मिलते हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत ठीक नहीं हैं। अब तक ऐसे दान पत्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद और परम दिरदेव मोहबे के राजा परमाल जो थे के नाम आए हैं, इस प्रकार मिले हैं। क्या बता रहे हैं देखिए, पृथ्वीराज के 4 जिनके संवत 1224-1244 के बीच में है, जयचंद के 12 शिलालेख मिले हैं जिनके संवत 1224 और 43 के बीच में है, परम दिरदेव के 6 मिले हैं जिनके संवत 1223 और 1258 के बीच में है। इनमें से एक संवत 1239 का है जिसमें पृथ्वीराज और परम दिरदेव राजा परमाल के युद्ध का वर्णन है। इन संवतों से पृथ्वीराज को जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक पुष्टि फारसी तारीखों से भी हो जाती है। फारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 587 हिजरी विक्रम संवत 1248 ईस्वी सन 1191 में हुआ। अतः इन संवतों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है जो शिलालेख में मिले हैं। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने रासों के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासों के सब संवतों में यथार्थ संवतों से 90 से 91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि यह अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा को लिए हुए उन्होंने रासों के इस दोहे को पकड़ा। ये पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या की बात हो रही है। कौन सा दोहा उन्होंने पकड़ा? एकादश से पंचदह विक्रम साक अनंत, तिहि रिपुजय पुरहरन को भय पृथ्वीराज नरिंद। ये दोहा उन्होंने लिया है और यहाँ पे इसकी व्याख्या कैसे करी है। और विक्रम साक अनंत का अर्थ किया है ए बराबर 0 और नंद बराबर 9, अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। अब क्यों ये 90 वर्ष घटाए गए इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके। नंदवंशी शूद्र थे इसलिए उनका राजत्व काल राजपूत भाटों ने निकाल दिया। इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए, पर इन कल्पनाओं से किसी प्रकार समाधान नहीं होता। आज तक और कहीं प्रचलित संवत में से कुछ काल निकालकर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर यह भी विचारणीय है कि जिस किसी ने प्रचलित विक्रम संवत में से 90-91 वर्ष निकालकर पृथ्वीराज रासों में संवत दिए हैं, उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया है अथवा धोखे से या भ्रम में पड़कर। ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है उसमें आनंद के स्थान पर कुछ लोग अनिंद पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासों में एक दोहा यह भी मिलता है। जो महत्वपूर्ण दोहा है वो मैं पूरा पढ़ रही बेटा। एकादश से पंचदह विक्रम जिस धम सुत्ता, त्रातीय साग पृथ्वीराज कौ लिश्यो विपर गुण गुत्ता। अब भ्रंश भाषा है बच्चों, थोड़ा ऐसी ही है, अटपटी लग रही है हम लोगों को। अब बता रहे हैं इसमें भी 9 के गुप्त करने का अर्थ निकाला गया है, पर कितने में से 9 कम करने से यह तीसरा शक बनता है यह नहीं कहा है। दूसरी बात यह है कि गुणगुप्ता ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त प्रतीत होता है। अब बात संवत तक ही नहीं है, इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है। माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के कोई उलटफेर नहीं किया जाता। ज्ञानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठाक हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। दैट्स इट। पता नहीं आपको सुनने में कैसा लग रहा है बेटा, मुझे तो पढ़ने में बहुत अच्छा, मतलब कितनी बार इस पुस्तक को पढ़ा है और जितनी बार पढ़ती हूँ उतनी बार और अच्छी लगती है। देखिए यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद्य चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता और इसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएं और संवत तो ठीक होते, मतलब उस समय के किसी कवि का लिखा हुआ नहीं है, जाली ग्रंथ है। रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था या नहीं। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है, चंद का नाम उसमें कहीं नहीं लिया है। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक आया है। ये जयानक की बात हो रही है, उनके ग्रंथ पृथ्वीराज विजय की। क्या श्लोक आया ये भी मैं पढ़ देती हूँ। तनेश चंद्रराजस्य चंद्रराज इवा भवतः संग्रहम
यस्य सुवृत नामी व्याधात है। भाई थोड़ा सा मुझे भी कठिन गया पढ़ने में, जीभा का बहुत ट्विस्ट लेना पड़ रहा है क्योंकि अपभ्रंश भाषा है, मैं बार बार कह रही हूँ, तो ये समझ से थोड़ा परे होती है ना, हमारे समझ में नहीं होगी। उस समय यही भाषा का प्रचलन था। अब इसमें बता रहे हैं कि इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्र राज कवि का संकेत है, यह राज बहादुर श्रीयुत पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि हैं। तो ये जो बच्चों यहाँ पे आए ना चंद्र, इसी को इन्होंने चंद्रक कवि मतलब चंद्रबरदाई मान लिया है, जिसका उल्लेख कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। तो देखिए जैनक ने भी किया है और क्षेमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद्रबरदाई नाम का यदि कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जैनक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज या इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भणंत तैयार होता गया, उन सबको लेकर और चंद को पृथ्वी का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की यह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। देखिए इसको क्या कह दिया है, भट्ट भणंत, इनको विशेषण दे दिया है या उपमा कह सकते हो। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये आ चुका है, ये कथन शुक्ल जी का आ चुका है और ये पूछा जाता है कि ये किस ग्रंथ के बारे में कही गई है। तो अब आप बता देंगे आराम से कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं और उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की और कुछ कुछ कवित्वों छप्पयों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है कि जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती हैं, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वाकजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है, किसी काम का नहीं है, इन्होंने बता दिया। महामहोपाध्याय पंडित हर प्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपुतानी में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थी। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा है। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई कोई तो चंद्र के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपुताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकवि हुआ। चंद्रबरदाई के बारे में बता रहे हैं। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था। कौन सा शहर बसाया बच्चों? नागौर। और वहीं बहुत सी भूमि चंद को दी थी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानू राम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई। ये देखिए शास्त्री जी इतिहासविद हैं, वो गए वहाँ पे, उन्होंने अपना सर्वे किया और उनकी भेंट उनके वंशज हैं कोई नानू राम भाट जी, उनसे हुई। उसमें उन्हें चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ है, जो इस प्रकार है। इन्होंने यहाँ पे वंश वृक्ष यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले जड़ में कौन है? चंद्रबरदाई। उसके बाद गुणचंद, जलचंद, वही जलहण जो है ये है जलहण। फिर सीताचंद, जलचंद, वीरचंद, हरिचंद, रामचंद्र। इसके बाद आए विष्णुचंद, उद्रचंद, रूपचंद, बुद्धचंद, देवचंद, सूरदास ये आते हैं, इनका जिक्र भी आया है बच्चों ना, सूरदास। फिर हैं खेमचंद, गोविंदचंद, बुद्धचंद। फिर जयचंद, गोविंदचंद। फिर मदनचंद, शिवचंद, बलदेवचंद। फिर चौथचंद, बेनीचंद, मदनचंद। गोकुलचंद, वसुचंद, लेखचंद, कर्णचंद, गुड़गंगचंद, मोहनचंद, जगन्नाथ, रामेश्वर, गंगाधार, भगवान सिंह, कर्म सिंह, माथुर सिंह, वाघ गोविंद सिंह, मान सिंह, विजय सिंह, आनंद राय जी, आसो जी, गुमान जी, कर्णीदान, जैथमल जी, वीरचंद जी, घमंडी राम जी, बुधा जी, वृद्धि चंद जी, नानू राम जी। ये नानू राम जी ने बताया। इनको याद कैसे था अपने पूरे वंश का वृक्ष, भगवान जाने।
ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 या 4, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता किसी को याद रहता है, कहीं लिखित में रहा होगा। तो नानू राम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अंभोर में जा बसे और चौथे जल्द का वंश नागौर में चला। पृथ्वी राजरासों में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है। दहती पुत्र कवि चंद के सुंदर रूप सुजान, इक जल गुण बावरो गुण समुंद ससीभान। पृथ्वीराज रासों में कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम दिए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी है। वह पद यह है, देखिए सूरदास को बताया है कि ये चंद्रप्रदाय जी के वंशज ही हैं। ठीक है, साहित्य लहरी की टीका में एक पद आया है, वो क्या है? प्रथम ही प्रथु यज्ञ ते भे प्रगट अद्भुत रूप, ब्रह्म राव विचारी ब्रह्मा राखू नाम अनूप। पान पै देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाए, कहो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय। पारी पायन सुरन के सुर सहित स्तुति कीन, तासु वंश प्रशंस में भौ चंद चारु नवीन। भूप पृथ्वी राज दीन्हो तिन्हे ज्वाला देश, तने ताके 4 किनो प्रथम आप नरेश। देखिए ये भाषा पढ़ने में आ रही है क्योंकि ये बहुत बात की भाषा है। साहित्य लहरे की टीका की बात हो रही है। दूसरे गुणचंदता सुत शील चंद स्वरूप, वीर चंद प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप। रण थम्भौर हमीर भूपति संगत खेलत जाय, तासु वंश अनूप भौ हरिचंद अति विख्याय। आगरे रही गोपचल में रहो ता सुतवीर। कितना बड़ा है, चलो थोड़ा सा और है। पुत्र जन्मे 7 ताके महाभट्ट गंभीर, कृष्ण चंद उदार चंद जू रूप चंद सुभाई। बुद्धि चंद प्रकाश चौथे चंद भे सुखदाई। देव चंद प्रबोध संस्कृत चंद, ताको नाम भयो सप्तो नाम सूरज चंद मंद निकाम। अब इन दोनों वंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानू राम ने जिनको जलचंद की वंश परंपरा में बताया है, उक्त पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहा गया है। बाकी नाम प्राय मिलते जुलते हैं। तो जो वंश बेल उन्होंने बताई नानू राम जी ने और जो साहित्य लहरी की टीका में है वो लगभग एक जैसी पाई गई है। नानू राम का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा था। उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समयों को निकालकर उस ग्रंथ को पूरा किया। पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था। उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना की गई। अकबर ने इसको बहुत अच्छे से सुना था, प्रसन्न हुआ था और उसके बाद इस पे बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई रासो नाम की। नानू राम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी वह और भी ऊट पटांग रही है। ये जो उन्होंने नानू राम जी ने हरप्रसाद शास्त्री को दी थी उसमें से लिया गया है। थोड़ा सा एक आध लाइन पढ़ देती हूँ। पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय के कुछ पद्य नमूने यहाँ दिए जाते हैं। पद्मावती समय से लिए गए हैं। हिंदुवान थान उत्तम सुदेश, तह उदित दुग दिल्ली सुदेश। संभरिन रेस चहुआन थान, पृथ्वीराज जहाँ राजत भान। चलिए ये आएगा नहीं, ये कुछ पंक्तियाँ बस इन्होंने यहाँ उदाहरण के स्वरूप ली हैं। ठीक है, किससे ली हैं, कौन से उससे ली हैं? फिर से मैं पूछ रही हूँ, ये प्रश्न बन सकता है कि इन्होंने जो नानू राम जी का वो लिया है, जो ग्रंथ का समय लेकर आए थे हरप्रसाद शास्त्री जी, उसके नमूने उसमें कौन से समय से लिए गए? पद्मावती समय से। ठीक है, पद्मावती समय से लिए गए हैं। चलिए ये सारे इसके, अच्छा ये तो पूरा इसी में ही है बच्चों। पूरा ये जो वो पद्मावती समय से लिया गया है, ये सारे दोहे कह सकते हो, छंद यहाँ पे दिए गए हैं। भाषा आप देख ही रहे हो किस तरह की है, बेठिकाने की इन्होंने बता दिया है। चलिए तो इसी के साथ ही चलो आखिरी लाइन भी पढ़ देती हूँ। रुहंगी फिरंगी हलब्बी सुमानी, ठठी ठठ भल्लोच ढाल निशानी। मजारी चशी, ये 38 क्यों लिखा है? मुख जम्बुक लारी 39, हजारी हजारी होके 40 जोधा भारी। ये उसके छंद के नमूने हैं। चलिए इसी के साथ ही आज की क्लास में यही समाप्त करती हूँ। आपने इस क्लास में अपभ्रंश जो हम भाषा का काव्य देख रहे हैं उसमें
पृथ्वीराज रासो के बारे में पूरा जाना, उसकी पूरी कथा को विस्तार से समझ लिया है। उसके बारे में शुक्ल जी की जो राय है, जो कथन है, वो आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब अगली क्लास में मैं एक अगली कड़ी लेकर आऊँगी अपभ्रंश काव्य की। भट्ट केदार, जिनको मधुकर कवि भी कहा जाता है, उनका जयचंद प्रकाश के बारे में शुक्ल जी क्या राय रखते हैं। चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। मेरे साथ बने रहिएगा और अपने अनमोल विचारों से मुझे ज़रूर अवगत कराइएगा बच्चों। जो भी चीज़ है, आलोचना भी अच्छी होनी चाहिए ना, आलोचना भी कीजिएगा, मैं अपने में सुधार ला सकूं। और अगर इससे आपको कुछ भी फ़ायदा होता है तो मैं समझूंगी कि मेरा ये वीडियो बनाना उपयोगी रहा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।